हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं और बोर्ड के एग्जाम्स में कुछ टॉपिक फिक्स होते हैं। हमें पता है इस टॉपिक से प्रोग्राम आना ही आना है। ऐसा ही एक टॉपिक है एरे और आज की क्लास में हम लोग एरे डिस्कस करने वाले हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने मुझे फोन करके बताया, मुझे मैसेजेस करके बताया, मुझे कमेंट्स करके बताया, कुछ बच्चों ने मुझे मेल्स करके बताया कि सर एरे का टॉपिक पर कोई ना कोई वीडियो बनाइए। तो आज हम लोग एरे का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से टू द पॉइंट एक एक बात डिस्कस करूंगा एरे को लेकर के। और अगर आपने आज का पूरा वीडियो देखा शुरू से लेके आखिरी तक तो आई कैन एश्योर यू, अगर आज तक आपको एरे कभी समझ में नहीं आया है या अगर आपने आज तक एरे कभी नहीं पढ़ा है तब भी आप एरे समझ जाओगे कि क्या होता है और एरे के साथ हैंडलिंग कैसे करनी होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो एरे होता है बेसिकली एरे है क्या चीज, तो एरे भी एक तरीके का वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है एक ऐसी एंटिटी जिसके अंदर हम लोग कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, है ना। या हम कह सकते हैं क्या होता है, एक वेरिएबल एक कंटेनर होता है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा, मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा ए और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दी 5। तो ए क्या है? एक नॉर्मल वेरिएबल है और ये एक बार में एक वैल्यू स्टोर कर रहा है ना। तो जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं वो नॉर्मल वेरिएबल्स एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट हो या ऐसी कोई नीड हो कि मुझे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन, अगर हमें एरे नहीं आता तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 नंबर स्टोर करने हैं तो मैं क्या करूंगा, 5 नंबर को स्टोर करने के लिए मुझे 5 अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ेंगे, है ना। अगर मुझे एरे नहीं आता तो मान लीजिए अगर मुझे एक वैल्यू स्टोर करनी है तो एक वेरिएबल लेना है, 2 वैल्यू स्टोर करने के लिए 2 वेरिएबल लेने हैं और 5 वैल्यू स्टोर करने के लिए 5 वेरिएबल लेने हैं। हम 10, 20, 50 यहां तक तो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उनकी हैंडलिंग भी कर सकते हैं, वो फिर भी मैनेजेबल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको इंटीजर टाइप के 500 नंबर स्टोर कराने हैं, ठीक है, या 1000 नंबर स्टोर कराने हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 1000 या 500 वेरिएबल्स के नाम सोचना, उन्हें एक एक करके इनपुट कराना, फिर उनके अंदर ऑपरेशंस कराना बहुत टाइम टेकिंग टास्क हो जाएगा, प्लस उसमें मैनुअल एरर भी आ सकती है। तो इस तरह के सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग ने एक कंसेप्ट प्रोवाइड किया है जिसको कि हम एरे बोलते हैं। तो एरे बेसिकली क्या है? एरे भी एक तरीके का वेरिएबल होता है, लेकिन वो एक सिंपल वेरिएबल नहीं होता, वो एक कलेक्शन होता है। कलेक्शन का मतलब ये होता है कि एक अकेला वेरिएबल एक बार में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकता है। यानी कि अगर मुझे 500 वैल्यूज स्टोर करनी है तो मुझे 500 अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की और उनको अलग अलग इनपुट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक अकेले वेरिएबल के अंदर ही अलग अलग 500 वैल्यूज स्टोर कर सकता हूं। ये बेनिफिट होता है एरे का। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज एरे, तो हम कह सकते हैं कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। लेकिन किस तरह की वैल्यूज? यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या है? कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर डेटा टाइप वाले, यानी कि अगर इंटीजर हैं तो सारे के सारे इंटीजर होंगे और अगर फ्लोट हैं तो सारे के सारे फ्लोट होंगे, ठीक है। यानी कि मुझे एरे के अंदर एक ही डेटा टाइप के सारी वैल्यूज स्टोर कर सकता हूं, मैं करूंगा। तो एक एक करके समझते हैं कि मुझे सबसे पहले अगर कोई वेरिएबल को डील करना होता है, कोई वेरिएबल यूज करना होता है तो क्या क्या करते हैं और हम एरे के लिए कैसे कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर मैं एक नॉर्मल वेरिएबल की बात करूं तो जब भी आप एक नॉर्मल वेरिएबल यूज करते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले उस नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है? आपको बताना होता है कि उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है और उस वेरिएबल का नाम क्या है ना। सबसे पहले डिक्लेरेशन करते हैं, डिक्लेरेशन करने के बाद हम उस वेरिएबल को वैल्यू देते हैं। तो हम वेरिएबल को वैल्यू असाइनमेंट करके भी दे सकते हैं, यानी जैसे मैंने लिखा हुआ यहां पर a = 5, ये क्या है? असाइनमेंट। या मैं इसे यूजर से इनपुट भी करा सकता हूं रन टाइम पर। तो रन टाइम पर इनपुट कराने के हमारे पास ब्लूजे के अंदर, जावा के अंदर 3 तरीके हैं। एक पैरामीटर पासिंग, दूसरा तरीका है हमारे पास बफर रीडर, तीसरा तरीका हमारे पास स्कैनर, है ना। तो हम क्या करेंगे आज यही समझेंगे कि अगर मुझे मान लीजिए एक वेरिएबल के, एक एरे वेरिएबल को अगर वैल्यू देनी है ना, अगर एक एरे वेरिएबल को वैल्यू देनी है तो वो हम कैसे देंगे। उसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, अगर एक नॉर्मल वेरिएबल को हम डील करते हैं तो वहां पर भी हमें क्या करना होता है, हमें वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट कराना होता है या शो कराना होता है। तो मेजर 3 स्टेप हो गए, डिक्लेरेशन, इनपुट एंड आउटपुट। और इस इनपुट और आउटपुट के बीच में हम उस वेरिएबल को कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं।
तो यही जो लाइफ साइकिल है, यही लाइफ साइकिल या यही स्टेप्स हम एरे वेरिएबल के लिए भी करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक एरे वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है, फिर हम समझेंगे एक एरे वेरिएबल को वैल्यू कैसे देनी है, अगर असाइनमेंट करके देना है तो कैसे देना है, और अगर इनपुट कराना है रन टाइम पर तो कैसे कराना है। और उसके बाद हम देखेंगे किसी एरे वेरिएबल की वैल्यूज को हम आउटपुट या शो या डिस्प्ले कैसे कराते हैं, ठीक है। और इस इनपुट और आउटपुट के अलावा हम ये भी समझेंगे एक बेसिक ऑपरेशन के थ्रू कि हमारा जो एरे वेरिएबल है उस एरे वेरिएबल के अंदर हमें कैलकुलेशन कैसे करना होता है, इसकी वैल्यूज को रिट्रीव कैसे करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे करते हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट प्लान है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एरे वेरिएबल के डिक्लेरेशन पर। तो एरे वेरिएबल को डिक्लेरेशन का मैं सबसे पहले सिंटैक्स लिखता हूं। तो मेरा सिंटैक्स जो है वो क्या है, सिंटैक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका या फॉर्मेट, है ना। तो मैं फॉर्मेट लिखने वाला हूं। अगर मुझे कोई भी एरे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डेटा टाइप। डेटा टाइप कि किस डेटा टाइप का मुझे एरे वेरिएबल बनाना है। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट, यानी कि सिमिलर डेटा टाइप वाले सारे के सारे वैल्यूज का जो डेटा टाइप होगा वो सेम होगा। तो सबसे पहले मुझे वही डेटा टाइप डिस्क्राइब करना है कि किस टाइप का मैं एरे वेरिएबल बनाने वाला हूं। उसके बाद मैं दूंगा वेरिएबल का नाम, ठीक है, वेरिएबल नेम। यहां तक मेरा जो डिक्लेरेशन है वो नॉर्मल वेरिएबल का भी यहीं तक होता है, ऐसे ही होता है। मैं क्या करता हूं, पहले डेटा टाइप बताता हूं, फिर वेरिएबल का नाम बताता हूं और एंड में लगा देता हूं सेमीकोलन। लेकिन एरे वेरिएबल में एक स्टेप एडिशनल है और हम क्या करते हैं, हम एरे वेरिएबल के नाम के साथ हमेशा लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे ही किसी वेरिएबल के नाम के साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हो, उससे कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक एरे वेरिएबल है, यानी कि ये कलेक्शन है और इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने वाले हैं फ्यूचर में। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे इज इक्वल्स टू, फिर हम लिखेंगे न्यू। ये न्यू एक कीवर्ड है जिसका काम होता है मेमोरी एलोकेशन का, है ना। उसके बाद हम आगे लिखेंगे डेटा टाइप, फिर से सेम डेटा टाइप, जो डेटा टाइप मैंने इस टाइप लिखा सेम डेटा टाइप यहां पर आ जाएगा। और उसके बाद हम फिर से लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट इस तरफ भी और एंड में हम लगाएंगे सेमीकोलन। ये मेरा पूरा सिंटैक्स है। इसमें अब मैं देख रहा हूं कि यहां पर दो तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, एक इस साइड स्क्वायर ब्रैकेट है और एक इस साइड स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इस साइड वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम हमेशा ब्लैंक रखते हैं, ये हमेशा ब्लैंक रहता है डिक्लेरेशन में, ये हमेशा ब्लैंक रहेगा। और ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर आएगा साइज ऑफ एरे, कि आप इस एरे वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यूज स्टोर करना चाहते हो, 5 वैल्यूज या 50 वैल्यूज या 500 वैल्यूज, जितनी भी वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो आप यहां पर बताओगे कि उस एरे का साइज क्या है, उसके अंदर आपको कितनी वैल्यू स्टोर करनी है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहां पर डेटा टाइप की जगह ले लेता हूं फॉर एग्जांपल इंटीजर, और एरे वेरिएबल का नाम मैं सपोज ले लेता हूं ए, और इसके साथ मैंने लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगते ही कंप्यूटर को पता चल गया कि ये ए नाम का जो वेरिएबल है ये एक एरे वेरिएबल है, एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। उसके बाद मैंने लिखा इज इक्वल्स टू एंड एंड में मैंने लगाया न्यू के बाद, और फिर मैंने लिखा डेटा टाइप। और ये जैसे कि मैंने बताया था सेम डेटा टाइप होना चाहिए, इस साइड और इस साइड मैच करना चाहिए, है ना। और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट, अब पहला वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये तो रहेगा ब्लैंक, और यहां पर ये जो सेकंड वाला स्क्वायर ब्रैकेट है यहां पर मैं लिखूंगा साइज ऑफ एरे। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 5। मैं आपको 5 एलिमेंट के एरे से एक्सप्लेन करूंगा। जो कंसेप्ट 5 एरे के लिए काम करेगा, 5 एलिमेंट्स के लिए काम करेगा, वही सेम कंसेप्ट आपका 500 के लिए काम करेगा, वही सेम कंसेप्ट आपका 1000 5000 के लिए काम करेगा, ठीक है। तो हम छोटे से एग्जांपल समझते हैं, उससे आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर हमने ये जो लिखा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है एरे का डिक्लेरेशन। इससे कंप्यूटर को क्या पता चला कि मैंने एक ए नाम का एरे वेरिएबल डिक्लेयर करा है, जो कि एक एरे वेरिएबल है और ये इंटीजर टाइप की 5 वैल्यूज स्टोर कर सकता है। अकेला एक वेरिएबल इंटीजर टाइप की 5 वैल्यूज स्टोर कर सकता है। जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा, कंप्यूटर क्या करेगा, मेमोरी के अंदर 5 मेमोरी लोकेशंस रिजर्व कर देगा। 5 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैंने एरे का साइज 5 दिया है तो 5 मेमोरी लोकेशन रिजर्व करेगा। अगर मैंने 50 दिया है तो 50 लोकेशन रिजर्व करेगा। अगर मैंने साइज 500 दिया है तो 500 मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर देगा। खास बात यह है क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है, तो सारी की सारी जो मेमोरी लोकेशन होंगी वो एक साथ स्टोर होंगी, और इन सारी की सारी मेमोरी लोकेशन का जो नाम होगा वो सेम होगा, ए। सभी मेमोरी लोकेशन का नाम सेम होगा। और इस मेमोरी लोकेशन के लिए, यानी इस एरे के लिए, मैं जितनी भी वैल्यू दूंगा, जो भी मैं वैल्यू दूंगा, क्योंकि मैंने इस एरे का साइज 5 दिया है,
यानी इस ए वेरिएबल के अंदर मैं 5 वैल्यूज स्टोर कर सकता हूं। सपोज मैंने पहली वैल्यू दी यहां पर 50, अगली वैल्यू दे दी मैंने सपोज 40, एक और वैल्यू दे दी सपोज मैंने 10, एक और वैल्यू दे दी मैंने सपोज 20 और एक और वैल्यू दे दी मैंने सपोज 70। ये 5 नंबर्स मैंने स्टोर करे हैं। ये जो 5 नंबर्स हैं, इन 5 के 5 नंबर्स का जो नाम है वो है ए। अब बात ये आती है कि अगर सभी का नाम ए है और मैं यूनिकली अगर एक एक नंबर को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा? तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है एरे का, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नाम मिल सकते हैं। ज्यादा स्टैंडर्ड टर्म जो है इंडेक्स है, तो हम इंडेक्स को से लेकर ही कंटिन्यू करेंगे। वैसे इंडेक्स भी बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट नंबर भी बोलते हैं, नंबरिंग भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है? बेसिकली नंबरिंग, यानी कि हम एरे के ईच एलिमेंट को एक यूनिक नंबर देंगे। नॉर्मली जो इंडेक्सिंग होती है या जो नंबरिंग होती है वो हमारी 1 से शुरू होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी बुक के अंदर कोई चैप्टर है तो आप क्या देखते हो? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। या आपकी क्लास के अंदर रोल नंबर्स होते हैं तो कैसा होता है? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। तो हमारी जो नॉर्मल नंबरिंग है वो 1 से शुरू होती है। लेकिन एरे के अंदर हमारी जो इंडेक्सिंग है, जो नंबरिंग है, वो 1 से ना शुरू होकर के 0 से शुरू होती है। बस यही ध्यान रखने वाली बात है कि एरे का जो पहला इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 होता है। यानी कि ये जो एलिमेंट है 50, ये एरे में कहां पर है? 0 इंडेक्स पर। तो जो अगला एलिमेंट है वो कहां पर होगा? 1 इंडेक्स पर। उसका अगला एलिमेंट 2, देन 3 एंड देन 4 इंडेक्स पर। सीक्वेंस में होते हैं हमेशा, हमारे जो इंडेक्सेस होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं। ध्यान ये रखना है कि पहला इंडेक्स 0 है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या कैसे पढ़ते हैं, या कैसे बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे एरे ए के अंदर 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट, यानी इसको पढ़ा जाएगा ए ऑफ 0। ऐसे ही इसको बोलेंगे हम ए ऑफ 1, अगला ए ऑफ 2 एंड देन 3 एंड देन 4 एंड सो ऑन। तो ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ये मैंने एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका निकाला जिसके थ्रू मैं एरे के एक एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करूंगा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि यहां पर जो 0 है, 0 इज ओनली 0। जब तक ये 0 है तब तक हम इसको सिर्फ 0 ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर मैंने बोला ए ऑफ 0, यानी एरे ए के अंदर 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट, और इस एग्जांपल में ए ऑफ 0 का मतलब है 50। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल के लिए 50 ले लिया। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं 1, तो 1 इज ओनली 1, लेकिन जब मैं लिख दूंगा ए ऑफ 1, इसका मतलब हो गया एरे ए के अंदर 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट, और इस एग्जांपल में 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट है 40। ठीक है। इसी तरीके से ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4। जहां तक हम चाहें वहां तक इंडेक्स नंबर दे सकते हैं। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अगर एरे का साइज, जैसे फॉर एग्जांपल एरे का साइज हमेशा अगर हमारा 5 है तो पहला इंडेक्स तो हमेशा 0 होगा, और लास्ट, क्योंकि काउंटिंग 0 से शुरू हो रही है, तो जो लास्ट इंडेक्स होगा वो एरे का जो साइज है उससे कम होगा। तो 5 के केस में इंडेक्सेस होंगे 0 से लेकर के 4 तक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे एरे का साइज 5 की जगह 10 होता तो पहला इंडेक्स तो हमेशा 0 है, तो लास्ट इंडेक्स क्या होता? 9। अगर मेरे एरे का साइज 100 होता तो 0 to 99, अगर 500 होता तो 0 to 499। ठीक है, बहुत समझ में आ गया होगा। तो ये होता है हमारा एरे का डिक्लेरेशन, और ये होता है एरे की इंडेक्सिंग और एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको एरे के अंदर इंडेक्सिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप आगे एरे में हैंडलिंग बहुत आसानी से कर पाओगे। यानी कि आपको इनपुट कराना भी आसान होगा, आउटपुट कराना भी आसान होगा, और अगर उसके अंदर आपको कोई कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन करना भी आसान होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पर कि एरे के वेरिएबल को जो वैल्यूज हमें देनी होती है वो किस किस तरीके से दे सकते हैं। हम 2 चीजें कवर करेंगे, एक असाइनमेंट के थ्रू कंपाइल टाइम पर, और दूसरा रन टाइम पर, जो कि हम सीखेंगे स्कैनर के थ्रू, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ता हूं मैं, और आगे आते हैं अगर मुझे किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, एरे वेरिएबल को अगर मुझे वैल्यू असाइन करनी है तो मैं कैसे करूंगा? तो अगर मुझे किसी भी एरे वेरिएबल को वैल्यू देनी है तो मैं वैल्यू देने के लिए सबसे पहला तरीका यूज कर सकता हूं असाइनमेंट। तो मैं असाइनमेंट के थ्रू आपको पहले समझाता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कंपाइल टाइम पर किसी एरे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो मैं लिखूंगा डेटा टाइप, फिर एरे वेरिएबल का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन इक्वल टू, और फिर ये न्यू, देन इंटीजर, देन साइज देने की बजाय मैं सीधे लगाऊंगा करली ब्रेसेस, और उसके बाद मैं यहां पर वैल्यू दे दूंगा। सपोज जैसे मैंने इस एग्जांपल में दी थी 50, 40, 10, 20 एंड देन 70। करली ब्रेसेस क्लोज करके एंड में हम लगा देंगे सेमीकोलन।
इस तरीके से हम लोग किसी भी एरे वेरिएबल को कंपाइल टाइम पर वैल्यू दे सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू, जैसे कि हम लोग नॉर्मल वेरिएबल के लिए करते हैं, इंटीजर x इक्वल टू 5। जैसे ये असाइनमेंट जो है वो कंपाइल टाइम पर होता है एक नॉर्मल वेरिएबल के लिए, उसी तरीके से ये एरे वेरिएबल के लिए होता है। जैसे ही हम ये लिखेंगे, कंप्यूटर समझ जाएगा कि उसको, ये जो एरे आपने बनाया है, इस एरे का जो साइज है वो 5 है, क्योंकि इसके अंदर हमने 5 नंबर स्टोर करे हैं। जो पहला नंबर है उसका इंडेक्स 0 है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है। तो ये तरीका हुआ पहला असाइनमेंट करके, ठीक है, कंपाइल टाइम पर वैल्यू असाइन करके। अगर मुझे किसी एरे वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पर रीड करनी है, तो हम समझते हैं स्कैनर क्लास के थ्रू अगर हमें रीड करनी है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा, और लूप चलाना पड़ेगा स्टार्ट इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक लूप चलाऊंगा। और लूप कैसे चलाऊंगा, क्योंकि मैंने एरे का साइज 5 दिया है या 6 दिया है, तो मुझे पहले एरे का साइज को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने एरे डिक्लेयर किया, फिर से इंटीजर, एरे का नाम रखा a, स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू, देन न्यू, फिर से इंटीजर, देन स्क्वायर ब्रैकेट, और साइज दे दिया मैंने 5। तो इसके अंदर मुझे 5 वैल्यूज स्टोर करनी है। अब देखते हैं, अगर मुझे इसे रन टाइम पर रीड कराना है, कंपाइल टाइम पर तो वैल्यू फिक्स हो जाएंगी, रन टाइम पर आप वैल्यू हर बार नई वैल्यूज दे सकते हो। तो रन टाइम पर रीड कराने के लिए हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जिसमें हम लिखेंगे फॉर, पहला इंडेक्स कितना है हमारा 0, एरे का पहला इंडेक्स हमेशा 0 होगा, तो i इज इक्वल टू 0। उसके बाद लिखेंगे एरे का साइज कितना है वो देखेंगे। तो अगर एरे का साइज है 5, तो यहां पर हम लिखेंगे लेस देन 5। लेस देन 5 के केस में कहां तक चलेगा, 4 तक। 0 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5। क्योंकि मैंने लेस देन लगाया है, इक्वल टू नहीं लगाया, इसलिए लूप हमारा 4 पर एंड हो जाएगा, 5 तक नहीं जाएगा। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 4। दोनों ही कंडीशंस ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4 भी ठीक है और लेस देन 5 भी ठीक है। और उसके बाद हमने लगा दिया i प्लस प्लस, ठीक है। तो i की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन 5 ट्रू, या 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू। लूप के अंदर जाएगा, वैल्यू इनपुट करेगा, i प्लस प्लस करके 0 से 1 कर देगा, देन प्लस प्लस करके 2 कर देगा। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। इनपुट कराने के लिए क्या करेंगे, मैं यहां पर एक सॉफ्ट स्टेटमेंट लिख देता हूं, और यहां लिख देता हूं एंटर एरे एलिमेंट्स, सॉफ्ट स्टेटमेंट। और उसके बाद मैं लिखूंगा एरे ए ऑफ आई, यानी एरे ए के अंदर ith इंडेक्स, क्योंकि जब भी मैं एरे के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करूंगा, मुझे हमेशा एरे के हर एलिमेंट का यूनिकली इंडिविजुअली इंडेक्स बताना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर एक वेरिएबल यूज करा है i, और i के थ्रू मैं वैल्यू को रीड करूंगा। जब i की वैल्यू 0 होगी तो ये रिप्रेजेंट करेगा a ऑफ 0 को, जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये रिप्रेजेंट करेगा a ऑफ 1 को। तो यहां पर मैं लिखूंगा sc इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब ये sc कहां से आया, ये मेरा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। सपोज मैंने यहां पर एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम रख दिया sc। तो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हमेशा हमारा होता है, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये सिर्फ 3 लाइन से हमारा एरे रन टाइम पर इनपुट हो जाएगा। कैसे काम करेगा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से। सबसे पहले यहां जाएगा और सेट कर देगा i की वैल्यू 0, फिर उसके बाद यहां जाएगा चेक करेगा i यानी कि 0, 0 इज लेस देन 5 या लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहां जाकर के स्टेटमेंट प्रिंट करेगा एंटर एरे एलिमेंट। तो एंटर एरे एलिमेंट लिखने से आपको एक नोटिफिकेशन मिल गया कि आपको एक नंबर इनपुट कराना है। जैसे ही आपको स्टेटमेंट मिलेगा, आप एक नंबर इनपुट कराओगे, जो भी नंबर आप इनपुट कराओगे वो नंबर रीड हो जाएगा, और वो कहां चला जाएगा, एरे ए के अंदर। कहां पर, i की वैल्यू 0 है, तो ये a ऑफ 0 पर एक नंबर स्टोर हुआ, यानी कि एरे ए के अंदर 0 इंडेक्स पर आपने एक नंबर स्टोर करा दिया। जैसे इस एग्जांपल में हमने लिया था 50, तो जब नंबर डालोगे 50, वो एरे ए के अंदर 0, वो एरे ए के अंदर 0 इंडेक्स पर जाकर के स्टोर हो जाएगा। फिर आया क्लोजिंग ब्रैकेट, ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा कंट्रोल, और यहां जाकर के क्या करेगा, i को प्लस प्लस। अब i की वैल्यू 0 से इंक्रीज करके कितनी हो जाएगी, 1। फिर चेक करेगा कंडीशन, i यानी कि 1, 1 इज लेस देन 5 ट्रू, ट्रू है तो फिर लूप के अंदर चला जाएगा, फिर से स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा एंटर एरे एलिमेंट, और फिर क्या करेगा, अब i की वैल्यू है 1, तो यहां आ जाएगा a ऑफ 1। तो ये एक जो वैल्यू आप यहां से रीड कराओगे वो जाकर के एरे ए के अंदर 1 इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगी। ऐसे अगली वैल्यू i प्लस प्लस करके 2, तो a ऑफ 2 पर एक वैल्यू रीड हो जाएगी, फिर i प्लस प्लस करके 3, a ऑफ 3 पर वैल्यू रीड हो जाएगी, ऐसे ही प्लस प्लस करके 4, तो 4 पर जाकर के वैल्यू रीड हो जाएगी।
जैसे ही आई की वैल्यू प्लस प्लस करके 5 होगी, यहां पर कंडीशन चेक होगी 5 इज लेस देन 5 या 5 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो 5 इज नॉट लेस देन नॉट इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स और ये लूप ब्रेक। ये लूप 5 बार चलेगा 0 से लेकर 4 तक और 0 से लेकर 4 इंडेक्सेस पर 5 वैल्यूज को स्टोर कर देगा। जैसे हमने 5 नंबर के एरे को रीड कराया है, इनपुट कराया है लूप के थ्रू, उसी तरीके से आप 500 एरे के एलिमेंट को भी रीड कर सकते हो। क्या होगा चेंज यहां पर 5 की जगह 500 आ जाएगा और यहां पर 5 की जगह पर 500 आ जाएगा या लेस देन इक्वल टू 499 आ जाएगा। तो ये लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उतनी बार ही वैल्यूज हमारी रीड हो जाएंगी। होप आपको एरे का जो इनपुट है वो समझ में आ गया होगा। ये जो स्टेटमेंट था वो मेरा एरे को इनपुट कराने का था। ये वाला जो था वो था एरे के डिक्लेरेशन का। ठीक है, डिक्लेरेशन हो गया, एरे का इनपुट हो गया। अब बारी आती है एरे का आउटपुट कराने की। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे एरे के एलिमेंट्स को आउटपुट कराना है ना, अगर मुझे एरे के एलिमेंट को आउटपुट कराना है यानी कि प्रिंट कराना है या सिस्टम डॉट आउट प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व कराना है, तो उसके लिए मुझे फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा। जैसा लूप मैंने इनपुट के टाइम चलाया है, ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली वही लूप मैं आउटपुट के टाइम चलाऊंगा। कैसे चलाऊंगा वो देखते हैं अभी। तो मेरे पास इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट है? 5। तो जब मैंने 5 एलिमेंट इनपुट कराए हैं तो मैं 5 एलिमेंट को ही आउटपुट कराऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, सेम लूप, एग्जैक्ट सेम लूप जो मैंने इनपुट के टाइम चलाया था वही सेम लूप में आउटपुट के टाइम चलाऊंगा। तो मैं लिखूंगा फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 या लेस देन इक्वल टू 4 एंड देन i प्लस प्लस, है ना। अब ये जो मैं i वेरिएबल यूज कर रहा हूं ये डिक्लेयर भी करना होगा ऊपर, जैसे मैंने यहां कर दिया इंटीजर i। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसमें अगर हम कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं तो उसे हमें हमेशा डिक्लेयर करना पड़ता है, यानी उसका डेटा टाइप हमेशा बताना पड़ता है। तो ऐसे ही मैंने ऊपर एरे आई वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, आउटपुट कराना है। आउटपुट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉप स्टेटमेंट। तो मैं यहां पर लिखता हूं सॉप, यानी कि पूरा लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहां पर आप दोनों स्टेटमेंट लिख सकते हो, प्रिंट भी लिख सकते हो, प्रिंट एलएन भी लिख सकते हो। तो फिलहाल के लिए सपोज हम लोग प्रिंट एलएन लिख लेते हैं। अब हमें प्रिंट क्या कराना है, एरे के एलिमेंट। और एरे के एलिमेंट एक्सेस कैसे हो रहे हैं, एरे ए ऑफ 0, एरे ए ऑफ 1, एरे ए ऑफ 2 के, यानी उसके इंडेक्स के थ्रू। तो ये जो मैंने वेरिएबल यूज किया है आई, जैसे मैंने ए ऑफ आई लिख करके इसको इनपुट कराया था, वैसे ही अगर मैं ए ऑफ आई सॉप स्टेटमेंट में लिख दूं तो ये क्या करेगा, ये ए ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यानी एरे ए के अंदर ith इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इस ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं और यहां पर इस फॉर लूप से पहले मैं एक सॉप स्टेटमेंट लिख देता हूं, ऑल एरे एलिमेंट्स आर, यानी अब जो एलिमेंट प्रिंट होने वाले हैं वो एरे के एलिमेंट्स हैं। तो पहले ये स्टेटमेंट, क्योंकि लूप से पहले है तो एक बार प्रिंट होगा ऑल एरे एलिमेंट्स आर, और उसके नीचे एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट होंगे। कैसे प्रिंट होंगे एक बार देख लेते हैं। आई की वैल्यू 0 जैसे पहले हुई थी वैसे ही आई की वैल्यू पहले 0 सेट हो जाएगी। उसके बाद 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू, या 0 इज लेस देन 5 ट्रू, लूप के अंदर आएगा। और यहां क्या लिखा हुआ है, सॉप स्टेटमेंट, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहां पर लिखा है मैंने ए ऑफ आई, और इस बार आई की वैल्यू है 0। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, एरे ए के अंदर जो 0 इंडेक्स वाली वैल्यू है वो, और इस एग्जांपल में एरे ए के अंदर जो 0 इंडेक्स वाली वैल्यू है वो 50 है, तो ये प्रिंट कर देगा 50। उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट से ऊपर जाएगा और आई को प्लस प्लस कर देगा, आई की वैल्यू इंक्रीज करके 0 से 1 हो जाएगी, और यहां पर आकर के कंडीशन फिर से टेस्ट होगी, आई यानी कि 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर चला जाएगा और यहां जाकर के प्रिंट कर देगा ए ऑफ आई यानी कि ए ऑफ 1, और ए ऑफ 1 पर इस एग्जांपल में क्या है 40। तो ये अगली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में 40 प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये प्रिंट एलएन स्टेटमेंट है। इसी तरीके से आई की वैल्यू फिर से प्लस प्लस करेगी, ए ऑफ 2, फिर प्लस प्लस करके 3, ए ऑफ 3, देन ए ऑफ 4। तो ये पांचों की पांचों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीज करके 5 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमने अभी तक 3 टॉपिक कवर करे। एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे को इनपुट कैसे कराते हैं और एरे को आउटपुट कैसे कराते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि ये रन टाइम पर आता है। ये प्रॉब्लम जो मैं बताने वाला हूं ये कंपाइल टाइम पर नहीं आएगा। होगा क्या, बेसिकली अगर मान लीजिए आपने एरे का साइज 5 डिक्लेयर करा और गलती से अगर आपने लूप चला दिया लेस देन 5 की जगह लेस देन इक्वल टू 5,
अब ये स्टार्ट तो हो रहा है 0 से, तो 0 से जब 5 जाएगा तो ये 6 टाइम चल जाएगा। लेकिन जब मैंने एरे को डिक्लेयर करा था तो उसका साइज 5 दिया था, तो जैसे ही मैंने एरे का साइज 5 दिया, कंप्यूटर ने मेमोरी लोकेशन जो रिजर्व करी वो 5 ही रिजर्व करी है। यानी कंप्यूटर ने एरे ए के नाम से 5 मेमोरी लोकेशन रिजर्व करी। और अगर आपने ये लूप गलती से 6 टाइम चला दिया है ना, 6 टाइम यानी कि लेस देन इक्वल टू 5, तो 0 1 2 3 4 एंड देन 5, तो टोटल कितनी बार चल गया? 6 टाइम चल गया। 6 टाइम चलाने पर कंप्यूटर को पता, क्योंकि आपने कंप्यूटर में 5 मेमोरी लोकेशन ही रिजर्व करी है, तो कंप्यूटर ने से जब आप 6th मेमोरी लोकेशन जो कि आपने रिजर्व ही नहीं करी उसको जब एक्सेस करने की कोशिश करोगे, यानी जब आप चाहे तो 6th एलिमेंट इनपुट कराने की कोशिश करो, चाहे आप एरे के अंदर से 6th एलिमेंट आउटपुट कराने की कोशिश करो, आपको रन टाइम पर एक एक्सेप्शन आएगा, यानी कि रन टाइम पर एरर आएगी जिसको बोलते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। इसका क्या मतलब है? आपने जब एरे डिक्लेयर करा तो आपने कितनी मेमोरी लोकेशन बाउंड करी थी, कितनी मेमोरी लोकेशन रिजर्व करी थी, और वो आपने करी थी 5 इस एग्जांपल में, और आप आउटपुट कितना कराना चाह रहे हो? 6, या इनपुट कराना कितना चाह रहे हो? 6। तो 6 एलिमेंट जब बाउंड ही नहीं है, 6 लोकेशन जब बाउंड ही नहीं है, रिजर्व ही नहीं है, तो 6 एलिमेंट ना इनपुट हो सकता है ना ही 6 एलिमेंट आउटपुट हो सकता है। ठीक है, तो इस केस को हम बोलते हैं इस रन टाइम एक्सेप्शन को हम बोलते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इसलिए एरे चलाते टाइम या इसलिए एरे के अंदर लूप चलाते टाइम आपको ध्यान रखना होता है कि आपको इंडेक्सिंग अच्छे से हैंडल करनी है। अगर आप इंडेक्सिंग गलत तरीके से हैंडल करोगे तो रन टाइम पर एक्सेप्शंस आएंगे, और ये रन टाइम पर आएंगे, ना कि आपको कंपाइल टाइम पर पता चल जाए। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट भी।